फिर इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते, इसलिए हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। बट आपको बस पता होना चाहिए एथिकल हैकिंग है क्या। हैकिंग क्या है? एथिकल हैकिंग वही चीज़ है कि वो खुद वो लूपहोल्स फाइंड कर ले ताकि वो महामारों को अंदर न यस, बस दैट्स अलाउड। हाँ, वो इतना बड़ा वो नहीं है, उसके नाम में ही एथिकल आ रहा है, विच मीन्स कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। जब भी कन्फ्लिक्ट होता है तो प्रॉब्लम होती है ना, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस हम बाद में करते हैं, पहले हम करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ हमारा रह गया था एक टॉपिक। हेलो, ह्यूमन वैल्यूज़। वैल्यूज़ मैंने बताया था आपको क्या होता है। व्हाट इज़ वैल्यू? याद करो, क्या बताया था मैंने? एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। मैंने क्या बताया था? मोरल्स होते हैं। व्हाट आर मोरल्स? व्हाट आर हाँ, कॉन्शियंस से आते हैं, बट होते क्या हैं? व्हाट आर मोरल्स? हाँ, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें, जो कि राइट डिसीजन मेकिंग तो ठीक है, डिसीजन मेकिंग में तो बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। इवन कंप्यूटर कैन हेल्प अस इन मेकिंग डिसीजंस, बट हम वो थोड़ी कहते हैं कि ये मोरल है ना। डिसीजन मेकिंग में तो ठीक है, बट एग्जैक्टली किस टाइप की डिसीजन मेकिंग में? यस, राइट और रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग की डिसीजन मेकिंग में अगर हेल्प करे और वो हमारे कॉन्शियंस से आ रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स को हम क्या कहते हैं? मोरल्स, जो हमारे इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, फिर एथिक्स होता है। एथिक्स है ये सोशल प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जहाँ से राइट एंड रॉन्ग का हमें पता लग रहा है। ठीक है, और ये दोनों ही थोड़े से इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं हम, है ना। ऑल मोरल्स that are socialized are ethics. All ethics that is individualized is moral. You can use it interchangeably. बहुत स्लाइट अंतर है ना। एक्चुअली मोरल्स हम इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि मोरल क्या कहते हैं, व्हाट इज़ मोरालिटी, जो सोसाइटी कहे सही है उसको मोरालिटी बोल देते हैं लोग, है ना। अब वो तो जनरल पैरेलेंस में हम लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसको बोले कि सोशल वो सोसाइटी बेस्ड है और ये ऐसा है ना। बट ठीक है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझते हैं एथिक्स क्या है। एथिक्स वो है जो कि सोशल नॉर्म्स से है। मोरल्स क्या है? जो कि थोड़ा सा और लूज़ है, वो इंडिविजुअल सब्जेक्टिव नेचर से आया है ना। दोनों ही सोसाइटी में प्रेवलेंट है। ठीक है, जो कि नॉर्म से आया वो हो गया एथिक्स। नॉर्म सोशल नॉर्म्स से बना है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। मोरल्स उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब बात आती है वैल्यूज़ की। अब वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ के बारे में मैंने क्या बताया था, याद है? आइडियाज़। व्हाट आइडियाज़? यस, दैट वी होल्ड डियर, है ना। दोज आइडियाज़ दैट वी लव, है ना, हमें जो बहुत पसंद है वो वाले आइडियाज़ को हम क्या कहते हैं? वैल्यू, है ना। वैल्यू मतलब क्या है कि इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंस दैट वी अटैच टू समथिंग। इट इज़ द इम्पोर्टेंस दैट वी अटैच टू समथिंग, है ना। इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो पेन है 50 रुपये का है, मैं ये भी कह सकता हूँ ये 5000 रुपये का है मेरे लिए, क्योंकि ये इमोशनल अटैचमेंट क्या कहते हैं मेरे लिए होल्ड करता है। मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट करा था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मेरे लिए वैल्यू हो गई।
What is value? Value is abstract importance. That we attach to something, right? अब पॉइंट ये है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब पता है क्या आपको, क्या होता है? जो हम देख नहीं सकते, हाँ, जो आइडियाज में है, रियल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट होता है रियल, रियल वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंस मतलब कि हमारे दिमाग में बैठी हुई इंपॉर्टेंस है, प्योरली सब्जेक्टिव, है ना? वो इंपॉर्टेंस जो हम यहाँ दिमाग में होल्ड कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, वो हो गई वैल्यू। दिस वैल्यू कैन बी, दिस एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंस कैन बी ऑफ सेवरल नेचर्स। इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, ठीक है? मैंने, ये मेरे लिए इमोशनल इंपॉर्टेंस थी और इसको मैंने क्या कहते हैं वैल्यू दे दी। ऐसा सोचो कि भाई चवन्नी की क्या औकात है, या अठन्नी की, अठन्नी में 50 पैसा कॉइन आजकल चलते भी नहीं है। कोई आपको 50 पैसा देना चाहेगा कि आप उसको लोगे? नहीं। बट कॉइन कलेक्टर के लिए, कॉइन कलेक्टर उसको हो सकता है 50 रुपये देकर भी ले ले कि कहाँ मिल रही हैं आजकल अठन्नियाँ, मैं कलेक्ट करूँगा इसको। आप समझ रहे हैं? वॉट इज वैल्यू? वैल्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंस दैट समवन होल्ड्स फॉर समथिंग और सम आइडिया। हम किसी चीज़ के लिए भी वो इंपॉर्टेंस होल्ड कर सकते हैं, किसी आइडिया के लिए भी इंपॉर्टेंस होल्ड कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, सोशल वैल्यू हो सकती है। भाई होली की सोशल वैल्यू है, हो सकता है किसी को होली में रिलीजियस वैल्यू ना दिखे, ठीक है? हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो एथीस्ट हो और मैं भी हिंदू ना हो, लेकिन फिर भी होली मना रहा हो। क्यों? क्योंकि उसको कल्चरल वैल्यू दिख रही है वहाँ पर, है ना? तो वैल्यू कई टाइप की हो सकती हैं, ठीक है? कल्चरल हो गई, सोशल हो गई, रिलीजियस वैल्यू हो गई, वगैरह वगैरह, ठीक है? When we combine all these values, इसको बस हम वैल्यूज़ बोल देते हैं। इनफैक्ट इसको हम ह्यूमन वैल्यूज़ बोल देते हैं, क्योंकि ह्यूमन्स आर होल्डिंग दीज वैल्यूज़। ह्यूमन्स माइट इवन होल्ड कल्चरल वैल्यूज, सोशल वैल्यू, है ना? ये सारी वैल्यू हो गई। लेकिन हमने जो वैल्यूज़ यहाँ पे पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी मोरल वैल्यूज़। क्यों? मोरल वैल्यूज़ क्या थी? मोरल वैल्यूज़ हमें राइट एंड रॉन्ग के बारे में बता रही थी। वो मोरल वैल्यूज़ जो कि हमारे पर्सनल कॉन्शियंस है, उसको मोरल वैल्यू बोल दिया था। वो वैल्यूज़ जो कि एथिक्स मतलब एथिकली नॉर्म्स के हिसाब से हमें राइट एंड रॉन्ग के समझ बता रहे हैं, उनको एथिकल वैल्यू बोल दिया था, है ना? दीज आर एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़। ये जनरली हमें राइट एंड रॉन्ग के बारे में बता रही हैं। ये जनरली दीज आर जनरली एक्चुअली मोर ऑब्जेक्टिव देन ह्यूमन वैल्यूज़। मैंने क्या बताया था? ये प्योरली सब्जेक्टिव होती हैं, है ना? प्योरली सब्जेक्टिव होती है। बट स्टिल व्हेन वी टॉक ऑफ एथिक्स एंड मोरल्स, दीज आर नॉट प्योरली सब्जेक्टिव। प्योरली सब्जेक्टिव नहीं है। मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी को मार दूं, ये प्योरली सब्जेक्टिव है, इसको एथिकल नहीं बोलेंगे। क्या कोई भी बोलेगा कि मैं चोरी करना सही बात है? कोई नहीं बोलता। तो फिर हम प्योरली सब्जेक्टिव कैसे बोल सकते हैं, है ना? सम सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, हमें साफ साफ पता लगता है ये सही है, ये गलत है ना? वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव, बट वैल्यूज़ के बेसिस पे जब एथिक्स एंड मोरल्स बनते हैं वो सब्जेक्टिव नहीं होते। प्योरली सब्जेक्टिव तो कतई नहीं होते। सम सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी होती है, सम सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी हो सकती है, बट प्योरली सब्जेक्टिव नहीं होते, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कल्चर का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? हमारे यहाँ औरतें क्या करती हैं? साड़ी पहनती हैं, ये वाला हिस्सा खुला होता है ना? अब जब भी कोई वेस्टर्न देखा कि पेट खुला हुआ है, उसको अश्लील मानेगा, ठीक है? लेकिन वही लोग जब बाजू खोलते हैं और यहाँ तक शॉर्ट्स पहनेंगे, उसको अश्लील नहीं मानते। उसका उल्टा इंडिया में बाजू खोल लिए, पैर खोल लिए, उसको अश्लील मानेंगे। समझ रहे हैं आप, है ना? तो क्या आप समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत? इवन यहाँ पे बेशक हम कल्चर को अटैच कर रहे हैं, बट दिस इज द आइडिया ऑफ डिसेंसी, है ना? डिसेंसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एथिक्स, राइट? तो यहाँ पे सब्जेक्टिव हो गया ना, एथिक्स थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो गया उस सेंस में, ठीक है? तो कहने का थोड़ा सा सब्जेक्टिव चलता है, बट स्टिल अ पर्सन शुड बिहेव डिसेंटली इन द सोसाइटी, ये ऑब्जेक्टिव है, ये हर कल्चर मान रहा है। आइडिया ऑफ डिसेंसी हर कल्चर मान रहा है, लेकिन परसेप्शन ऑफ डिसेंसी थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। आप समझ रहे हैं, है ना? ये चीज़ है। तो मतलब क्या है? एथिक्स आर नॉट प्योरली सब्जेक्टिव, दे आर अ बिट ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव का देखो हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठ,
ठीक है, या वस्तु स्थिति को समझना। वस्तु मतलब वस्तु मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की तरह देखो, वो है ऑब्जेक्टिविटी, समझ लो। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ देखना के मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वो देता हूँ कि जब मैं एक प्रिज्म पकड़ ली मैंने, ये प्रिज्म है, ठीक है। कोई बंदा इसको टॉप से देखेगा, उसको पता क्या देखेगा? उसको देखेगा एक रेक्टेंगल, बीच में एक लाइन, टॉप से ये देखेगा। कोई बंदा साइड से देखेगा यहाँ से, उसको देखेगा एक ट्रायंगल, ठीक है। कोई बंदा इसे बॉटम से देखेगा, उसको भी देखेगा रेक्टेंगल बट विदाउट एनी लाइन इन मिडिल, ठीक है। अब ये सब के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है ना। इन तीन चीज़ों को हम बोलेंगे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या इन्होंने ऑब्जेक्ट को देखा, बट इन्होंने ऑब्जेक्टिवली नहीं देखा। ऑब्जेक्टिवली मतलब जो वाकई में ऑब्जेक्ट है उसकी समझ नहीं है। क्यों? उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा उस चीज़ को, समझ रहे हैं। जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले आते हैं और चीज़ को उस तरह देखने की कोशिश नहीं करते जो एक्चुअली वो है ना। जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव। हु इज़ द सब्जेक्ट? देखो, जब भी हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हम समझ रखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होते हैं? हम। सब्जेक्ट मीन्स वी, एंड ऑब्जेक्ट मीन्स जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, आर्टिकल ऑफ स्टडी, है ना, या जिसको हम फोकस करना चाह रहे हैं, है ना, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम फोकस करना चाह रहे हैं, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं, वो आर्टिकल इन क्वेश्चन, ठीक है। हम करते क्या है जनरली, हर केस में हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम ये काम करते हैं, अगर हमने ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर दिया है तो वो ऑब्जेक्टिविटी है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली के हुए दंगे, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव है तो वो उस सिचुएशन को उस तरह डिस्क्राइब करेगा, ये मानते हुए कि ना वो हिंदू है, ना वो मुस्लिम है, ना वो दिल्ली वाला है, ना वो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा इस चीज़ को। जो चीज़ हुई उसको वैसा दिखाएगा। अगर वो वैसा कर रहे हैं, ऐसा आसान नहीं होता, इनफैक्ट इम्पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपनी पर्सनल आइडेंटिटीज़ तो अपने साथ लेकर चलते हैं। हमने उसमें से एक भी चीज़ हटा दी, हम वो पर्सनैलिटी रहेंगे ही नहीं। Those identities are the identities that define us, है ना। उनके बिना हम रह ही नहीं सकते। बट स्टिल उसके बावजूद, आपकी आइडेंटिटीज़ होने के बावजूद, किसी तरीके से आपने ऑब्जेक्ट को एकदम सही से डिस्क्राइब कर दिया। आपने प्रिज्म को प्रिज्म बताया, है ना, तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिविटी। अदरवाइज क्या है? सब्जेक्टिविटी। तो मैंने क्या बताया? वैल्यूज़ हमारी पर्सनल होती हैं। भाई वैल्यू क्या है? जिस चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं। जब हम दे रहे हैं तो हम ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है ऑब्जेक्टिव होना, है ना। तो ये इसको प्योरली सब्जेक्टिव बोलना सही नहीं है, ठीक है, बट सब्जेक्टिव है, अच्छी खासी सब्जेक्टिव है ना। ये हमारे अंदर से आ रही है। प्योरली सब्जेक्टिव उस सेंस में नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी कभी वैल्यूज सोसाइटल होते हैं, सोसाइटल वैल्यूज़ होती हैं, है ना। कोई बोल दे कि ये वैल्यू सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी बोल दे, ये वैल्यू सिस्टम ऑफ हिंदू सोसाइटी बोल दे, आप समझ रहे हैं। रिलीजियस वैल्यूज़ आ जाती हैं, थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी फिर भी आ सकती है, बट फिर भी आप समझ रहे हैं कहाँ से आ रही है। ये अगर सोसाइटी की वैल्यू तो उस सोसाइटी से आ रही है, किसी और सोसाइटी में वो वैल्यू सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गए सब्जेक्टिव। बट एथिक्स क्या है? एथिक्स सबको फॉलो करना होता है। जब सबको फॉलो करना होगा तो सबको मानना पड़ेगा कि हाँ ये सही है ना, कि मर्डर सही नहीं है, ये सबको मानना पड़ेगा। ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया ना थोड़ा सा। वो बात अलग है कि हमारे देश का एथिक्स किसी और देश में चलना आसान नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैंने आपको डिसेंसी के एग्जांपल से बताया, है ना। हर सोसाइटी मानेगी कि हमें डिसेंटली बिहेव करना है, बट डिसेंसी की डेफिनेशन अलग अलग हो जाएंगी कल्चरल डिफरेंस की वजह से। बहुत सारी चीज़ें हम जब वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ेंगे ना, हम एरिस्टोटल के टाइम से लेकर आज तक किस तरीके से फ़िलॉसफी चेंज हुई है और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स किस तरीके से चेंज हुई है,
इनफैक्ट हम उस क्लास में, वो 2 क्लास होंगी और उन 2 क्लास में हम डिमोलिश कर देंगे पूरी एथिक्स को, कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर एकदम डिमोलिश कर देंगे, कह देंगे जितने भी फिलोसोफर हैं ना सब फालतू के लोग हैं, ठीक है। एथिक्स, असलियत में एथिक्स का काम क्या है, ये बताना, ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाई करना है कैसे। मतलब आज की एथिक्स का काम ना ये नहीं है कि सबको बताते फिर बाबा बन के कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये मत करो ये होगा, ये मत करो ये होगा ना। हम सिर्फ इतना काम करेंगे, हम बताएंगे कौन से प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करें, कौन से आइडियाज़ को हम फॉलो करें, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, जिसके बेसिस पे किसी को भी जजमेंट लेना चाहिए, ठीक है। अब क्या सही है क्या गलत हमें नहीं पता है, हम खाली कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल्स बेटर है। अब इवेलुएट करो सिचुएशन को, ठीक है। हम हर एक को खुद इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, हम आइडियाज़ इनकलकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यूज़ इनकलकेट करना चाह रहे हैं जिसकी मदद से बंदा खुद डिसीजन ले, ठीक है। हम नहीं बताना चाह रहे क्या सही है क्या गलत, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ पे। तो ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है, मोरल वैल्यूज़ से हल्की सी अलग है। मोरल वैल्यूज़ क्या बतानी है, एथिकल वैल्यूज़ क्या सही है क्या गलत, है ना। ये थोड़ी सी फिर भी ऑब्जेक्टिव होंगी क्योंकि एथिक्स एंड मोरालिटी आ रही है वहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है, भाई मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस पेन को 5000 की दे रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है 5000 का हो गया पेन, ये तो सब्जेक्टिव है ना। मैं एक कॉइन कलेक्टर हूँ, 50 पैसे को मैं 50 रुपये में खरीद रहा हूँ, ये तो मेरी सब्जेक्टिविटी हो गई ना, है ना। बट फिर भी ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हो सकती है ह्यूमन वैल्यूज़, हम अगर किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंस अटैच कर रहे हैं, ये एथिकली इसका एक इम्प्लीकेशन है। क्या इम्प्लीकेशन है, क्या लगता है? सर हम हैं इसलिए एथिक्स एग्जिस्ट करता है कि हमारे हम अगर वैल्यूज ही ऐड नहीं करते, एथिक्स का काम ही नहीं है। इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं कि कोई अगर ह्यूमन वैल्यू के बेसिस पे अपने एथिक्स को, मतलब वो क्या कहते हैं, पैग कर रहा है, पैग मतलब खूंटा बांध देना। अगर ह्यूमन वैल्यू के बेसिस पे ये काम करा जा रहा है, नहीं ये अगर ऐसा हो रहा है तो वो कभी भी अपनी वैल्यू सिस्टम को नहीं छोड़ेगा। बात यह है ह्यूमन वैल्यू क्या बना रही हैं, ह्यूमन वैल्यू बना रही हैं एक वैल्यू सिस्टम, हमारे लिए एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट करती हैं जिसकी मदद से हम फंक्शन करते हैं। और ज़्यादा पर्सनल, हाँ, यहाँ पे ये वैल्यू सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस हमारे लिए करता है। देखो क्या है कि एथिक्स याद करना आसान नहीं है। एथिक्स याद करने का मतलब सोसाइटी क्या सही मानती है, क्या गलत मानती है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। अगर हर कोई ये सोचकर काम करेगा कि यार सोसाइटी क्या सोचेगी, फिर तो हो गया काम। हम ज़्यादातर काम इंट्यूटिवली करते हैं, ये सोचते तक नहीं है क्या सही है क्या गलत, और फिर भी हम सही कदम उठाते हैं। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारा एक वैल्यू सिस्टम है। दिस सिस्टम इज ऑल्दो इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, क्योंकि हम बचपन से इस सोसाइटी में रहे हैं। इस सोसाइटी में रहते रहते हमने सीखा है चोरी करना गलत है ना। तो ये हमारे वैल्यू सिस्टम का पार्ट हो गया, है ना। हम अपनी ऑनेस्टी को हाई वैल्यू देते हैं, इसलिए हम ज़िंदगी भर ऑनेस्ट बने रहते हैं, ठीक है। ये हमने वैल्यू दी है। अब हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि सोसाइटी क्या बोलेगी। हम बिना ये सोचे कि सोसाइटी क्या बोलेगी हमेशा सही डिसीजन ले लेंगे। समझ रहे हैं? हम हमेशा सही डिसीजन लेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये हमारे वैल्यू सिस्टम का पार्ट है। देयरफॉर ह्यूमन वैल्यूज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी फंक्शनिंग में। समझ रहे हैं? चलो ह्यूमन वैल्यूज़ लिखो, टॉपिक डालो और इनके इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस हम लिखेंगे। हाँ, पहले ह्यूमन वैल्यूज़ लिखेंगे क्या है। ह्यूमन वैल्यूज़ आर personal beliefs,
that we hold in high regard, है ना, these are those desirable qualities, those desirable qualities that make us humane. ठीक है, मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू, हो सकता है हमारे जो मोरल वैल्यू है और ह्यूमन वैल्यू सेम हो, ठीक है, बट एथिकल वैल्यू से अलग हो सकती है, ठीक है, या एथिकल वैल्यू मोरल वैल्यू को हम एक साइड रख लेते हैं। ये ह्यूमन वैल्यू क्या है? ये वो वैल्यूज़ है जो हमें ह्यूमन बना रही हैं, जो ह्यूमन लाइक बना रही हैं हमें, है ना। हो सकता है कि मोरल वैल्यू कहे कि डोंट टेल ए लाई, ठीक है, और अक्सर जब हम जोक कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा बहुत लाई छुपा होता है, बट ह्यूमन वैल्यू हमें क्या कह रही है? यार थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है ज़िंदगी में, आप समझ रहे हैं? तो ह्यूमन वैल्यू मेक्स अस मोर ह्यूमेन, ठीक है, वो डिज़ायरेबल ट्रेड्स जो हमें ह्यूमन बना रहे हैं, है ना। अब भाई कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि यार 50 पैसे को 50 रुपये में ले लूँ, है ना, बट दीज आर द थिंग्स दैट मेक अस ह्यूमन, है ना। अब इसको हम गलत नहीं बोलेंगे, एथिकली ये कोई गलत नहीं है, मोरली भी ये कोई गलत नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है हम मोरली क्वेश्चनेबल चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। कोई बंदा ऐसे खड़ा हुआ, अभी बैठने वाला, पीछे से कुर्सी खींच ली, गिर गया बेचारा, समझ रहे हो, है ना। हम कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं ना, ठीक है। अब उसको बहुत ज़्यादा मोरली रॉन्ग नहीं बोलेंगे, ठीक है, मोरली सही भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो वो मोरल वैल्यू ही नहीं है। मैंने बताया था ना, मोरालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, बट यहाँ ह्यूमन वैल्यू सिस्टम में हंसी मजाक, हम हंसी मजाक को वैल्यू कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कि जो पर्सनल वैल्यू सिस्टम है वो हंसी मजाक को प्रायोरिटी दे, तो वो बोल दे कि भाई समय रहना कुछ गलत नहीं करा, समझ रहे हो, उस सेंस में हम सारी बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन वैल्यू से हो गई। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखो, ठीक है। अब ये होगा क्या, यहाँ पे बस एक डायग्राम बना लो क्या, कि ह्यूमन वैल्यूज़ हैं क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बट क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, ठीक है। ये किस किस टाइप के हो सकते हैं? इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल वाला, ये सारी सिस्टम है ना। एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बनाओ और फिर लास्ट में एक मैं वैल्यू सिस्टम पे कुछ लिखना चाहूँगा। कल्चरल, रिलीजियस, तीसरा क्या? 1000 है, लिखते जाओ। ठीक है, these values together form a value system. These values together form a value system. हाँ, ह्यूमन, ये इतनी टाइप की वैल्यूज़ हो गई, यहाँ पे करके एक वैल्यू सिस्टम बना दो कि इससे निकल कर आता है हमारा वैल्यू सिस्टम, ठीक है। और वैल्यू सिस्टम पे के बारे में थोड़ा सा लिखो, दीज वैल्यूज टुगेदर फॉर्म आर वैल्यू सिस्टम। नाउ व्हाट इज अ वैल्यू सिस्टम, इसके बारे में लिखो, एक डेफिनेशन लिखो। It is a structured set of beliefs and principles that an individual or a group मैंने क्या बताया? It's a structured set of beliefs and principles that an individual or a group uses to guide
uses to guide itself for decision making. Decision making, comma, and defining what is desirable, what we desire. हम डिज़ायर क्या करते हैं? जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना. हमने किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंस दे दी, ठीक है. नाउ वी आर डिज़ायरिंग इट. फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी का बिलीफ सिस्टम था एक. कैन यू टेल मी कि उनका बिलीफ सिस्टम किन प्रिंसिपल्स के अराउंड घूमता था? कोई आइडिया? नॉन वायलेंस के अराउंड, है ना. ट्रुथफुलनेस के अराउंड, सत्याग्रह, ठीक है. और उनको उन्होंने अटैच कर दिया था, ठीक है. वो उसको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे थे कि उन्होंने चौरी चौराव के बाद मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया, है ना. अगर आपको किसी बंदे का वैल्यू सिस्टम समझ आ रहा है, आप इमीडिएटली पता लगा लोगे कि क्या डिसीजन होने वाला है इस सिचुएशन में, ठीक है. हम कहते हैं ना, यार ये सिचुएशन आने वाली है, ये बंदा पक्का ऐसा करेगा. कैसे पता? हमें पता है उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, हमें पता है वो किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है ना. हो सकता है कोई बंदा पर्सनल सेफ्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हो, ठीक है. हो सकता है क्रिटिकल सिचुएशन से चिकन आउट कर जाए बार बार, है ना. ये नहीं बोलेंगे वो गलत है भाई. पर्सनल सेफ्टी को इम्पोर्टेंस ना देना कैसे गलत हो सकता है, मतलब इम्पोर्टेंस देना कैसे गलत हो सकता है, आप समझ रहे हैं. तो ह्यूमन वैल्यू सिस्टम ये हो गया. अब इसको ना हम इसकी इम्पोर्टेंस और फंक्शंस लिखते हैं, है ना. सबसे पहले लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यूज़. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़. सबसे पहली चीज़, वैल्यूज़ आर इनकलकेटेड. वैल्यूज़ आर इनकलकेटेड. इनकलकेटेड मतलब ये ऐसे नहीं है कि हमने कहीं से खुद से इजाद करी है, हमने सोसाइटी से सीखी है, ठीक है. और मतलब ये हमने लर्न करी है किसी तरीके से. सबसे पहली चीज़, वैल्यूज़ आर इनकलकेटेड. सेकंड, दे इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर. ऑब्वियसली, है ना. थर्ड, हेल्प इन क्रिएटिंग सोशल नॉर्म्स. ये सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंस है इसकी. हेल्प इन क्रिएटिंग सोशल नॉर्म्स. एंड ऑफन, आखिरी पॉइंट है, ऑफन अकर इन पेयर्स. ऑफन अकर इन पेयर्स. ऑफन अकर इन पेयर्स. पेयर्स कैसे? कभी कभी ये अक्सर वैल्यू सिस्टम में ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को गुड मान रहे हैं, किसी चीज़ को बैड मान रहे हैं, ठीक है. कभी कभी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है किसी चीज़ की तरफ, कभी नेगेटिव होता है, ठीक है. तो अक्सर ऐसा होता है कि ये जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं ये पेयर में अकर करेंगे, उस सेंस में कि गुड और बैड, इस टाइप के पेयर में, ठीक है. ये ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि ऑफन अकर इन पेयर, ये भी सब्जेक्टिव है. ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ऑफन का कोई मतलब नहीं होता है ना, बट ठीक है. चलो इंपॉर्टेंस लिखते हैं. वैल्यूज़ हमारे लिए रोल क्या प्ले कर रही हैं? एक रोल तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, क्या कि ये सोशल नॉर्म्स बता रही हैं, है ना. विच मीन्स दे हेल्प इन डिफाइनिंग मोरालिटी, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, दे हेल्प इन डिफाइनिंग मोरालिटी. हमें हेल्प करेंगे ये, मतलब कहने का मतलब हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, है ना. तो देयरफॉर सेकंड फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, है ना. हेल्प इन इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, है ना. हेल्प इन, लिखो हेल्प इन इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग.
ठीक है, हमारी लाइफ को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाती हैं, सोचने की कॉम्प्लेक्सिटी से। सोचते सोचते लोगों का दिमाग गर्म हो जाता है ना, उतना सोचने का मौका नहीं देते वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम ने पहले से चीज़ें इंपॉर्टेंट कर रखी हैं हमारे लिए, है ना। तो हम सीधा सीधा सोचते हैं यार यहाँ पे ऐसा करना चाहिए क्योंकि यार ये सही है, सिंपल, ये सही है। क्यों सही है पता नहीं। वी हैव असाइंड एन एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंस टू समथिंग, हमने सीधे मान रखा है ये सही है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, कर देना है। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग हो जाती है, लाइफ ईजियर हो जाती है ऐसे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उस सेंस में। फिर ये हमें डिफाइन करती है, इट डिफाइंस आवर पर्सनैलिटी। ठीक है, और क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और ये हम ऑब्वियसली सोसाइटी में डील कर रहे हैं, ये तो हमारे पर्सनल लेवल पर है। इसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट सोशल फंक्शन है। सोशल फंक्शन लिखो, सोशल फंक्शन क्या हो गया? इट गिव्स अस सोशल एक्सेप्टेंस। है, ये इसका सोशल फंक्शन है। वरना अगर हम सोसाइटी का हिस्सा नहीं है तो फिर हम क्या है, समझ रहे हैं। अब ये वैल्यूज़ हमने देख लिया कि हमारा एक वैल्यू सिस्टम बनता है, हमारे पर्सनल बिलीफ है ये वैल्यू, लेकिन ज़रूरी नहीं है सिर्फ पर्सनल हो। वैल्यूज़ दो टाइप की हो सकती हैं, क्या? एक तो इंडिविजुअल हो सकती है और एक सोसाइटल हो सकती है। सोसाइटी का भी वैल्यू सिस्टम होता है, और सोसाइटल में क्या होता है, जैसे रिलीजियस वैल्यू सिस्टम हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब वापस हम इस डायग्राम पर आते हैं। अब हमने समझ लिया वैल्यू है क्या। कहाँ गए? यहाँ गए। ठीक है, तो वैल्यूज़ हमें पता लग गया क्या है, वो आइडियाज़ जो कि हमें पसंद हैं, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, वो आइडियाज़ हो गए, वो अगर सही गलत के बारे में बता रहे हैं एथिक्स, और ये हो गए मोरल्स। इनके बेसिस पे हम अक्सर क्या कर देते हैं, नॉर्म्स बना देते हैं। ठीक है, जनरली सोशल नॉर्म्स। और अगर ये हमारे मोरल्स को डिफाइन कर रहे हैं तो ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर को। और ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, ये वैल्यू सिस्टम से आ रहा है। सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम वो सोशल नॉर्म्स बना देगा, हमारा पर्सनल वैल्यू सिस्टम हो वो क्या है, हमें डिफाइन करेगा, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है वैल्यूज़ की। अब एक टॉपिक लिखो, टर्मिनल वैल्यूज़ एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। इंस्ट्रूमेंटल, दो टाइप की वैल्यूज़ हैं, एक हो गई टर्मिनल वैल्यूज़ और एक है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है, एंड। वो वैल्यूज़ जो हमें मतलब हम एंड से रिलेटेड हैं, वो हो गई टर्मिनल वैल्यूज़, और जो हैं हमें गाइड कर रहे हैं कि क्या सही मीन्स हैं, वो हो गई इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। ठीक है, इतना कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है इस चीज़ का, बट बस वैसे बता देगा। जैसे आपको
एक टर्मिनल वैल्यू बताता हूँ, जैसे आइडिया ऑफ ब्यूटी। ये एक टर्मिनल वैल्यू है ना। आप चाह रहे हैं, आइडिया ऑफ ब्यूटी एक टर्मिनल वैल्यू, आप चाह रहे हैं कि फुटपाथ क्लीन रहें, तो आप सारे रिक्शे, रेडी, स्लम्स उस सबको हटा दोगे। क्यों? बिकॉज आपके दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंस है एस्थेटिक्स की, कैसी चीज़ें दिखती हैं। अगर आप टर्मिनल वैल्यू ये नहीं रखते, आप दूसरी टर्मिनल वैल्यू रखते हैं, दूसरी टाइप की टर्मिनल वैल्यू ना रखकर आप अगर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है आप आइडिया ऑफ जस्टिस की बात करें, ठीक है। जस्टिस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जस्टिस ऐसा नहीं है कि कोई एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। जस्ट सोसाइटी एक एंड प्रोडक्ट है, बट जस्टिस क्या है कि हम डिसीजन कैसे लें। आइडिया ऑफ फेयरनेस, हाउ थिंग्स शुड बी डन, है ना, थिंग्स शुड बी डन फेयरली, राइट। तो वो क्या हो गया, वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हो गया। जैसे गांधी का नॉन वायलेंस, वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है कि हमें करना कैसे है ना, ये मीन्स अप्रोच हो गई, समझ गए। टर्मिनल वैल्यू के बारे में लिखो, एक ऐसा ये बना लो, टर्मिनल वैल्यूज क्या है, गोल्स that a person would like to achieve. इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या, मोड्स ऑफ बिहेवियर, मोड्स ऑफ बिहेवियर इन अचीविंग टर्मिनल वैल्यूज। हम क्या बिहेवियर को, कौन सा बिहेवियर अडॉप्ट करें। मोड्स ऑफ बिहेवियर इन अचीविंग टर्मिनल वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखो एंड इन इट सेल्फ, टर्मिनल वैल्यू इज एंड इन इट सेल्फ, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। टर्मिनल वैल्यूज आर दोज वैल्यूज दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव, ठीक है। तो इट इज एंड इन इट सेल्फ, देखो एंड इन इट सेल्फ, हाँ टर्मिनल में एंड इन इट सेल्फ, ठीक है। और ये क्या है, मीन्स टू राइट एंड, मीन्स टू राइट एंड। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू हो सकती है आपकी, जैसे आप इवेंचुअली क्या अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीडम कैन बी ए टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या हो सकती है, सेल्फ कंट्रोल, है ना। इसके आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, है ना। मेरे को खुद से कोई बताओ कुछ एग्जांपल टर्मिनल वैल्यू के, वो वैल्यू जो आप इन दी एंड अचीव करना चाह रहे हो। हाँ एग्जांपल, लोगों को पैसा रिगार्डलेस कैसे भी कमाना, राइट, हो सकता है ना। रिच होना अपने आप में एक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, किसी को स्पिरिचुअल होना है। अच्छा वो क्या वैल्यू है, आपने जैसे यूपीएससी करने का सोचा है ना, वो कौन सी वैल्यू है जो आपको मोटिवेट कर रही है। बहुत सारी टाइप की वैल्यूज हो सकती है, आपको क्या मोटिवेट कर रहा है। हाँ तो मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, इट इज़ एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज़ अ टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। और भी कोई मोटिवेशन हो सकते हैं, और क्या मोटिवेशन हो सकते हैं, जैसे सर्व करना, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। वो सर्व करना एंड नहीं है, सर्व होता है, वो मीन्स है टू एन एंड, आप समझ रहे हैं, है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप एग्जाम में भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिखो, खुद भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचो, बेहतर समझ आएगी चीज़ें, ठीक है। चलो बस यही है। अब देखो आपका जो सिलेबस है वो पता क्या कह रहा है,
वो कह रहा है कि ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है, एंड बिलीव्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटी, ऐसे करके कुछ था। एक सेकंड होल्ड करो ज़रा, मैं बताता हूँ क्या है। टॉपिक का नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, जो ग्रेट लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स हैं, देखो रिफॉर्मर्स आप बहुत सारे हिस्ट्री में पढ़ चुके हो, है ना, हम बहुत सारे डिटेल में सारे रिफॉर्मर्स हम कर भी नहीं सकते, है ना, बट हम टीचर्स वो हम करेंगे इंडियन फ़िलासफ़ी में। ठीक है, इंडियन फ़िलासफ़ी हमें एक और यहाँ पे टॉपिक एक आता है यहाँ पर, कंट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये एक टॉपिक है। तो वहाँ पे इंडियन फिलोसफर्स एंड वर्ल्ड के ज़्यादातर फिलोसफर्स हम करने की कोशिश करेंगे जिनका एथिक्स में कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कुछ थोड़ी बहुत मतलब टीचिंग्स वगैरह देख लेंगे। बाकी कुछ टीचिंग आपको वैसे पता होनी चाहिए, जैसे क्वेश्चन आ चुका है गुरु नानक देव की हम उससे लाइफ से हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं, है ना, इस टाइप के कुछ सवाल आते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें है ना, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना, कि आप किस किस चीज़ से क्या क्या, कभी कभी हो सकता है कि गांधी के हम जीवन से क्या सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मतलब, क्योंकि भक्ति मूवमेंट जब आपने करा होगा हिस्ट्री में, तब सिखिज़म वगैरह पढ़ा होगा, और वहाँ पे क्या प्रिंसिपल्स हैं सिखिज़म के वो आपको समझ आए होंगे, है ना। एक वो होता है ना, मीरी पीरी कुछ फिलॉसफीज़ होती हैं, है ना। भक्ति मूवमेंट पढ़ा था आपने, हिस्ट्री हो गया ना आपका, उसमें भक्ति मूवमेंट था। हाँ, आर्ट एंड कल्चर में तो हैं, अच्छा, बट हिस्ट्री की किताब में है भक्ति मूवमेंट, है ना, डाला हुआ है हमने, पर हमने क्लास में डिस्कस नहीं की क्योंकि सर ने बोला कि आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस है। ओह ओके ओके, मैंने जब आर्ट एंड कल्चर की वो उसकी आर्ट एंड कल्चर की क्लास ली तब करा था, और जब हिस्ट्री की जिन लोगों की मैंने क्लास ली थी उसमें भी करा था मैंने भक्ति मूवमेंट डिस्कस। तो भक्ति मूवमेंट में डिस्कस करना होगा। आर्ट एंड कल्चर आपका मैं अलग से करा दूँगा, ठीक है, आपका हो गया आर्ट एंड कल्चर, है ना, उसमें तो हमने करा ही होगा ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसमें मैंने फ़िलासफ़ी वगैरह डिस्कस करी थी, है ना, तो एक बार देख लेना उसको, है ना। और जो हिस्ट्री की किताब है ना, एक्चुअली उसको ठीक से देख लेना, बुक में ठीक से दिया है ना। आर्ट एंड कल्चर के आपको नोट्स जो दिए ना, उसमें वो चैप्टर नहीं है क्योंकि वो हिस्ट्री में कवर्ड है। आप हिस्ट्री का ठीक से देखना, क्या क्या चीज़ें देखनी है। एंशिएंट फ़िलासफ़ी, एंशिएंट इंडिया की किताब में, मेडिवल इंडिया की किताब में भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज़म, है ना, 2 चैप्टर्स हैं वहाँ पर। एक तो भक्ति मूवमेंट है, ओरिजिन वगैरह, और फिर भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया एंड सूफिज़म, है ना। ये 2-3 चैप्टर हैं, आप उठा लो, ये हिस्ट्री की किताब के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो हर साल एक सवाल मिनिमम इन 3 चैप्टर में से, मिनिमम एक सवाल, 1 या 2 सवाल इन 3 चैप्टर में से आएंगे, सिर्फ इन 3 चैप्टर में से, ठीक है। चलो, तो ये हो गया ग्रेट रिफॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। ये एक हमारा टॉपिक है, इसको हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, टॉपिक का नाम है एटीट्यूड। इसको कर देते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। सबसे पहले एटीट्यूड की डेफिनेशन लगो। एटीट्यूड होता क्या, आपको क्या लगता है, व्हाट इज एटीट्यूड? राइट, गुड, कहीं से पढ़ के आए हो क्या? हाँ, ये क्या है एटीट्यूड, क्या है कि कोई भी चीज़ है,
कोई भी स्टिमुलस है उसकी तरफ हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एटीट्यूड। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है हम किस तरह लिखते हैं, इट इज़ अ लर्न, लिखो व्हाट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड इज अ लर्न एंड्योरिंग प्रीडिस्पोजिशन। लर्न एंड्योरिंग प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, सबसे पहली बात 3 शब्दों को हमें समझना है। सबसे पहली बात दीज आर लर्न। ठीक है, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रीडिस्पोजिशन, व्हाट इज प्रीडिस्पोजिशन? इट इज द आर टेंडेंसी टू एक्ट, टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड। Respond to what? To a stimuli. What is predisposition? It is our tendency to respond to a stimuli. समझ रहे, कोई भी चीज़ आई और एकदम से आपका रिएक्शन उसको देखकर क्या हुआ, है ना, आपकी टेंडेंसी क्या है उसकी तरफ। ठीक है, आपको कुत्ते पसंद है या नहीं है, कुत्ता मिला आप एकदम से यूँ गाल खींचने जाओगे कि नहीं, समझ रहे हो, ये है हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स डॉग्स। ठीक है, कुछ लोग दूर भागेंगे, कुछ लोग सीधे लात दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा, बेशक हो सकता है हम लात ना दिखाएं, है ना, इट इज़ नॉट आवर बिहेवियर, इट इज़ नॉट आवर एक्शन, इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्स, इट इज़ आवर टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड। हम क्या, हमारा एटीट्यूड क्या, हम जनरली क्या टेंड करते हैं, हमारी टेंडेंसी क्या है ना, रिस्पॉन्स की, वो है हमारा एटीट्यूड। ठीक है, बट दिस एटीट्यूड इज एक्चुअली लर्नड। एटीट्यूड चेंज हो सकता है आपका, हो सकता है आप बचपन में डॉग हेटर्स हो और फिर धीरे धीरे आप डॉग लवर बन गए, है ना, ये आपका जो रिस्पॉन्स है चेंज हो सकता है, ये लर्नड एटीट्यूड होता है। ठीक है, चेंज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एकदम ऐसा ही है कि बस यूँ चुटकी करा और आपका यूँ चेंज हो गया एटीट्यूड, नहीं, इट इज़ एंड्योरिंग। एंड्योरिंग मतलब टिकता है, इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। ये हमारा टेंडेंसी टू एक्ट है, ऐसी टेंडेंसी टू एक्ट जो कि एंड्योरिंग टेंडेंसी है, एंड्योरिंग प्रीडिस्पोजिशन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड इज लर्न एंड्योरिंग प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, और ए टेंडेंसी टू एक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन स्टिमुलाई। ठीक है, लर्न एंड्योरिंग प्रीडिस्पोजिशन लिख दिया, और लिखो और ए टेंडेंसी टू एक्ट, और ए टेंडेंसी टू एक्ट, हाँ, प्रीडिस्पोजिशन तो आपने लिख दिया, लर्न एंड्योरिंग प्रीडिस्पोजिशन इतना लिख दिया ना, इसके बाद लिखो और ए टेंडेंसी, इट इज़ ऑल्सो ए टेंडेंसी, मतलब या तो इस तरह बोल दो या फिर और ए टेंडेंसी टू एक्ट कंसिस्टेंटली टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट फेवरेबली और अनफेवरेबली। ठीक है, अलग अलग लोगों के हिसाब से इसके अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे एक कार्ल जंग करके हैं, ये फिलोसोफर हैं, कहते हैं इट इज़ द रेडीनेस ऑफ द साइकी टू एक्ट और रिएक्ट इन अ सर्टेन वे। कोई हैं ईगली और चाइकन, कह रहे हैं एटीट्यूड इज़ अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी एक्सप्रेस्ड बाय इवेलुएटिंग ए पर्टिकुलर आइडेंटिटी विथ सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर, है ना। ज़्यादातर लोग जो इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ अ लर्न एंड्योरिंग प्रीडिस्पोजिशन टू एक्ट इन अ सर्टेन वे फेवरेबली और डिसफेवरेबली, है ना। तो इसलिए हमने डेफिनेशन थोड़ा सा लंबा कर दिया। साइकोलॉजी की डेफिनेशन कहते हैं लर्न एंड्योरिंग प्रीडिस्पोजिशन, बट व्हाट काइंड ऑफ प्रीडिस्पोजिशन? टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, टू एक्ट आइदर फेवरेबली और डिसफेवरेबली।
या अनफेवरेबली, समझ रहे हैं? ये है हमारा एटीट्यूड, इसको कहते हैं एटीट्यूड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो ऑफ एटीट्यूड। सबसे पहला इवैल्यूएटिव। हमारा एटीट्यूड हमेशा इवैल्यूएट करवाता है हमसे, है ना? हमेशा हम किसी चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, ये सही है कि गलत, है ना? तो ये जो इवैल्यूएशन है ये हमारे एटीट्यूड का फंक्शन है, हमारे वैल्यू सिस्टम का भी फंक्शन है। याद है हम जो वैल्यूज थे होल्ड कर रहे थे उसमें हो क्या रहा था, उसमें भी हम समझ रहे थे क्या सही है क्या गलत। हाँ, वैल्यू सही आएगा, बट एक और चीज़, वैल्यूज़ एकदम इंट्यूटिव होती हैं, इमीडिएटली आपको एक्ट कराएंगी। एटीट्यूड इंट्यूटिवली, उतना इंट्यूटिवली नहीं, ये भी हमारा इंट्यूशन क्रिएट करेगा, बट ये इवैल्यूएटिव है इन नेचर। ठीक है, हम इवैल्यूएट करते हैं लगातार। तो लिखो इवैल्यूएटिव में कि इट गाइड्स us in assessing, guides us in assessing our actions, है ना? बस। फिर सेकेंड, इट इज़ कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट से आता है। ठीक है, इट इज़ कंटेक्चुअल कि मतलब लोगों का जो एटीट्यूड है वो उनके कॉन्टेक्स्ट से डिफाइन होता है ना? बस ये हम बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लिखो मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल। फिर नेक्स्ट लिखो इट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर। ठीक है, इट इज़ अ टेंडेंसी टू एक्ट। ठीक है, बट कभी कभी वी ऑफन व्हाट हैपेंस इज वी एक्ट अपॉन आवर एटीट्यूड्स। हमारा एटीट्यूड जो बोल रहा है उस प्रवृत्ति पे, ये हमारी प्रवृत्ति है कि हम कैसे एक्ट करेंगे, कभी कभी हम उस प्रवृत्ति पे एक्ट कर ही देते हैं, है ना? तो क्या है, इट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर। फिर लास्ट लिखो इट इज़ एंड्योरिंग बट कैन बी चेंज्ड ओवर टाइम। It is enduring but can be changed over time. ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा एटीट्यूड है ना, हमें डिफाइन करता है। ठीक है, हमें गाइड करता है, हमारी चीज़ों को इवैल्यूएट करता है, हमारी टेंडेंसी, हम कैसे फील करते हैं वो हमें बताता है, और हमें ये भी बताता है कि हम एक्चुअली कैसे एक्ट करेंगे। ठीक है, 3 फंक्शन ये एक्चुअली फॉलो कर रहा है। ये एटीट्यूड है ना, हमारे लिए 3 फंक्शंस करता, मतलब 3 टाइप के फंक्शंस करता है। सबसे पहली चीज़, एटीट्यूड वो छलनी है जिससे हम किसी भी चीज़ को ग्रास्प करते हैं। ठीक है, जैसे इसका ना 3 कंपोनेंट है। एक है कॉग्निटिव कंपोनेंट, आपको क्या लगता है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप ऑब्जेक्टिवली सारा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो, जो चीज़ वहाँ लिखी है आप वैसे ही समझते हो जैसी है? क्या आप प्रिज्म को प्रिज्म की तरह देख रहे हो? नहीं। क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि आपका एटीट्यूड आड़े आ रहा है। वहाँ बोर्ड देखा है, हाँ, बोर्ड पे एक चश्मा बनाया हुआ है हमने, उसमें ट्रायंगल, गोल, छेद वेद बनाए हुए हैं, है ना? एटीट्यूड पता है क्या है? एटीट्यूड वो सीव है, वो छलनी है कि आपको क्या होता है कि आपको सिर्फ गोले 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 दिखाई देते हैं,
ये एक ऐसा चश्मा है जिसमें से सिर्फ गोले पास हो सकते हैं, पर जो दुनिया है वो सिर्फ गोलों की नहीं बनी है, वो बनी हुई है गोलों की, ट्रायंगल्स की, रेक्टेंगल्स की, है ना, डॉट्स की, हज़ारों चीज़ों की बनी हुई है दुनिया। बट आप क्या देख रहे हो? आप इसमें से चुन चुन के सिर्फ गोले देख पा रहे हो। ठीक है, एटीट्यूड ये कॉग्निटिव कंपोनेंट है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को एज इट इज़ नहीं देखते जैसे कि वो है। आपका एटीट्यूड हमेशा उसे कुछ अलग करके दिखाता है। ठीक है, ये गलत भी है और सही भी। गलत कैसे? हमें बाइंडिंग में रख सकते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग में हम उसी केज में रह जाते हैं, उसी नैरोनेस में हम रह जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये इस सेंस में नेगेटिव है। एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ, 2 घंटे में आप बात करिएगा मेरे से, अभी मैं क्लास में हूँ। ठीक है, 2 बजे करिएगा। ठीक है, तो ये इसका एक पॉजिटिव देखो, ऐसा ऐसा 3 डायग्राम, वो एटीट्यूड का ना ऐसे 3 वो बना लो, कॉग्निटिव कंपोनेंट बनाओ। ठीक है, इस पर थोड़ा लिखते हैं, मैं साथ के साथ समझाता भी जाता हूँ। ठीक है, कॉग्निटिव कंपोनेंट लिख दिया। कॉग्निटिव कंपोनेंट में लिखो, इसकी मतलब कॉग्निटिव कंपोनेंट हमें हेल्प क्या कर रहा है? इट इज़ द नॉलेज पार्ट ऑफ आवर एटीट्यूड। It is the knowledge part of our attitude, है ना? It helps us in making sense. It helps us in making sense of our environment. ठीक है, ये हमें हेल्प कर रहा है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? ये हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। It helps us in making sense. हमें लग रहा है कि भाई ये नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि हम नैरोनेस में रह रहे हैं। ये नेगेटिव सेंस हो गया। नैरोनेस देता है, जो हमारी ऑलरेडी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसी पे बिल्डअप करने की कोशिश करता है। हमें वही चीज़ दिखाता है जो ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग पे फिट बैठ रही है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आती हैं जो आपको पहले से पता है। जो नई चीज़ें आपको नहीं समझ आती। क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव कंपोनेंट एटीट्यूड का क्या कर रहा है? आपका एक एटीट्यूड है ना, वो कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या कर रहा है? आपको हेल्प कर रहा है जो चीज़ें आपको पता है उसको समझने में। बट इसका मतलब ये है कि आपको नैरोनेस में भी धकेल रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपको नहीं समझ आ रहा वो और आपको नहीं समझने दे रहा। खासकर वो चीज़ जो आपके एटीट्यूड के अगेंस्ट जा रही है, आपके बिलीव सिस्टम के अगेंस्ट जा रही हैं, वो आपको नहीं समझ आएंगी आसानी से, तो बिल्कुल नहीं आएंगी, है ना। बहुत हाई लेवल ऑफ परसुएशन की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को समझने में, आपको नैरोनेस में रखेगा। ये है इसका कॉग्निटिव कंपोनेंट। समझ गए? एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट है ये। सेकंड लिखो, अफेक्टिव कंपोनेंट। It deals with our feelings, that we have towards the object, attitude towards the object. ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड लिखा था ना पीछे, उसमें लिख दो इट इज़ ऑलवेज, वहाँ पे ये जो पिछला आपने वो जो इसकी वो लिखा होगा ना कैरेक्टरिस्टिक, वहाँ पे लिख दो इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। हमेशा एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है।
हमेशा एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट होता है जिसकी तरफ ये एटीट्यूड गाइडेड होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है कि इट डील्स विद आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, लिखा हमने, टुवर्ड्स एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। हाँ, टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये जितनी भी हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं, है ना, इस एटीट्यूड का इफेक्टिव कंपोनेंट है जो कि हमें ये फीलिंग्स जनरेट करा रहा है। वो बात अलग है, ये हमारे वैल्यू सिस्टम से आया है ना। ये भी मतलब ये जो एटीट्यूड है वो ऐसे नहीं आ गया, हमारा वैल्यू सिस्टम और हमारा एटीट्यूड दोनों साथ साथ मिलकर चले हैं, है ना। इस वैल्यू सिस्टम ने हमारे अंदर ये एटीट्यूड जगाया है। अगर हमारे अंदर फीलिंग ऑफ कंपैशन है, अगर हम आइडिया ऑफ कंपैशन को वैल्यू करते हैं, हमारा एटीट्यूड कंपैशनेट हो जाता है ना। ये हमारी फीलिंग है, वी जनरली फील कंपैशनेट अबाउट सर्टेन थिंग्स, है ना। ये हमारे अंदर एक मतलब क्या कहेंगे, मतलब इस टाइप की एक फीलिंग जनरेट करता है जब भी एक एटीट्यूड ऑब्जेक्ट हमारे सामने आता है। मतलब डॉग्स का ही एग्जांपल ले लो, है ना। अब डॉग्स को देखते ही तरस आ जाएगा बंदे को कि सड़क पे घूम रहे हैं, इनको सर्दी नहीं लग रही क्या, इनको गर्मी नहीं लग रही। अब जिनको नहीं, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है टुवर्ड्स डॉग, वो सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। एकदम सर्दी में भी हो सकता है वो पानी डाल दें कुत्तों के ऊपर, ठीक है। लेकिन जिनको पसंद है, जो उनको महसूस कर पा रहे हैं, है ना, वो हो सकता है कंबल लाकर डाल दें बाहर, या हो सकता है कुत्तों को अंदर ले जाएं अपने साथ घरों में, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये जनरेट करता है फीलिंग्स, चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग हो, चाहे वो नेगेटिव फीलिंग्स हो। हमारा एटीट्यूड वो फीलिंग्स हमारे अंदर जनरेट कर रहा है। ये है इसका अफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। ये अफेक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और आखिरी है बिहेवियरल कंपोनेंट। है ना, ये बिहेवियरल कंपोनेंट का है। दिस इज द एक्शन कंपोनेंट of the attitude, ठीक है। it reflects the intentions, ये हमारे इंटेंशंस दिखाता है, ठीक है। तो समझ आ गया एटीट्यूड है क्या। एटीट्यूड करता क्या है, सबसे पहला काम करता है कि आपके दिमाग में एक सेंस क्रिएट करता है, दुनिया की एक पिक्चर क्रिएट करता है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। अब इस पिक्चर के हिसाब से आप क्या है कि आपके अंदर कुछ फीलिंग्स आती हैं, आज आप कुछ महसूस करते हो चीज़ों के बारे में, और आप कुछ महसूस करते हो और आप इन फीलिंग्स पे, इस समझ के बेसिस पे आप कुछ एक्ट करते हो, है ना। ये सारा काम किस चीज़ का है, ये है आपके एटीट्यूड का, ठीक है। आपका जो एथिक्स का जो पेपर है ना, उसमें पूरा एक टॉपिक है एटीट्यूड एंड परसुएशन। एटीट्यूड मैंने आपको लिखवाया था टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है, जो एटीट्यूड यूपीएससी ने दिया हुआ है, एटीट्यूड, इट्स कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। कंटेंट आपको बता दिया मैंने क्या है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बताया, क्या चीज़ें होती हैं, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसके फंक्शन क्या है कि कॉग्निटिव कंपोनेंट का फंक्शन क्या है, ये कर क्या रहा है आपके लिए, है ना। ये चीज़ हो गई। फिर इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर, इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। ये जो मैंने चश्मा वाला डायग्राम बनाया ना, इसको डिटेल में देखेंगे कि आपके थॉट्स और बिहेवियर को आपका एटीट्यूड कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक है, कैसे एटीट्यूड को हम मोरल मानेंगे, कैसे एटीट्यूड्स को हम पॉलिटिकल एटीट्यूड मानेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं,
लोगों को पॉलिटिकल एटीट्यूड से, और फिर आखिर में सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। किसी का एटीट्यूड बना हुआ है, किसी का एटीट्यूड बना हुआ है कि भाई मैं खुले में शौच करूँगा, बंद कमरे में बदबू आती है, आप कैसे परसुएट करोगे, है ना। उसको लग रहा है कि खुले में शौच एक्चुअली ज़्यादा हाइजेनिक है। क्यों? क्योंकि बंद कमरे में बदबू आ रही है। बदबू इज़ नॉट हाइजेनिक। समझ रहे हो? अब उसको कैसे परसुएट करेंगे? स्वच्छ भारत अभियान आपको चलाना है, आप सिविल सर्वेंट है ना, आप समझ रहे हैं। एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विसेज में। क्यों? क्योंकि लोगों के एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, और आपको अक्सर परसुएट करना होता है। और जब भीड़ एक एटीट्यूड लेकर चल रही होती है, उनको एजुकेट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसा भी करना पड़ेगा। हम परसुएशन पूरा एक मतलब टॉपिक पढ़ेंगे अभी, ठीक है। मतलब एटीट्यूड शायद 2 दिन में हम कर पाएंगे, आज का दिन और कल का दिन और हमें लगा। कल क्या दिन है? थर्सडे है ना, हाँ कल करेंगे। होली कब है? परसों होली है। होली की तो छुट्टी है, क्योंकि होली पे तो मैं आपको बुलाऊंगा तो आप रंग कर आ जाओगे। हैं? 2 दिन है? नहीं। और सैटरडे को बुलाऊंगा तो आप रंगीन मन कर आओगे। देखते हैं, ग्रुप पे मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। चलो अब चलो, ये आपको कंपोनेंट समझ आ गए, है ना। 3 कंपोनेंट है एटीट्यूड के, है ना। हमेशा आपका एक नॉलेज पोर्शन होगा, एक अफेक्टिव इमोशनल पोर्शन होगा, और एक बिहेवियरल पोर्शन होगा, है ना। हर एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते ही होते हैं। कोई सा एटीट्यूड का एग्जांपल ले लो, कोई एटीट्यूड है जो आपके दिमाग में आ रहा हो। आना चाहिए यार। हाँ बिल्कुल, एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन। बताओ क्या? हाँ नहीं, अब ये एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन क्या क्या कर सकता है मेरे को बताओ। एक कैरेक्टर स्केच बना सकता है हमारे दिमाग में। हाँ ठीक है। अब जैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, सिर्फ एटीट्यूड मतलब इस तरह एटीट्यूड मतलब कि ये एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, आप पिक्चर करो किसी बंदे का, ठीक है। किसी बंदे को पिक्चर करो कि इसका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स वुमेन, ठीक है। लेट्स पिक्चर महात्मा गांधी, ठीक है। उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन क्या था? हैं? हाँ कंट्रोवर्शियल है, इसलिए तो जब तक हम कोई कंट्रोवर्शियल नहीं लेंगे तब तक हमें क्या पता लगेगा। मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका अच्छा था बुरा था, मैं तो उनके एटीट्यूड के स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अब वो क्या थे कि अब उनका एटीट्यूड शेप कैसे हो रहा था, उनका वैल्यू सिस्टम क्या था, वो क्या कहते हैं जो हिंदू वैल्यूज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड देते थे, है ना। सत्य अहिंसा वगैरह ये सब ठीक है, बट उसके साथ वो जो हिंदू एथिक्स थे उनको हाई रिगार्ड में रखते थे, वर्णाश्रम सिस्टम को हाई रिगार्ड में रखते थे, है ना। वो ड्यूटीज़ को हाई रिगार्ड में रखते थे अकॉर्डिंग टू द हिंदू एथिक्स। अब यस, अकॉर्डिंग टू हिंदू एथिक्स अब वुमेन की क्या रोल है सोसाइटी में? उनका किचन में रोल है, ठीक है, फैमिली रेजिंग में रोल है, वो उनका एटीट्यूड था, ठीक है। उनका जो नॉलेज सिस्टम है, आप समझ रहे हैं, तो उनका जो वो जो बिलीफ सिस्टम वो आ कहाँ से रहा है, कॉग्निटिव कंपोनेंट उनका कहाँ से आ रहा है? उनका कंपोनेंट आ रहा है वो एथिक्स से, ह्यूमन वो हिंदू एथिक्स से आ रहा है ना। एथिक्स इन द हिंदू रिलीजन जो ट्रेडिशनली वो मानते हैं, वर्णाश्रम सिस्टम से आ रहा है। उससे उनकी इफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, फीलिंग क्या है? ये है कि वुमेन को प्रोटेक्ट करके रखो, उनको घर पे रखो। वो तो उसमें भी नहीं आने दे रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आने नहीं दे रहे थे वुमेन को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जब तब जाकर कई सारे सरोजिनी नायडू वगैरह सब ने समझाया कि भाई आने दो वुमेन को भी, उनका भी हक है लड़ने का, है ना। तो उससे हुआ क्या, वो फीलिंग थी, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, और उससे बिहेवियर क्या हो रहा था, उनको आने नहीं दे रहे थे। समझ रहे हैं? हर एटीट्यूड का ये 3 कंपोनेंट होगा ही,
उसका एक नॉलेज पार्ट होगा, उसका एक फीलिंग पार्ट होगा, उसका एक एक्शन पार्ट होगा। हर एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। चलो अब लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन एटीट्यूड। ये एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं? हमने ये देख लिया एटीट्यूड है क्या, डेफिनेशन क्या थी एटीट्यूड की? लर्न एंड्योरिंग प्रीडिस्पोजिशन। एंड्योरिंग है, टिकिंग है, ठीक है, आसानी से चेंज नहीं होते। गांधी जी के कौन से चेंज हो गए, ठीक है, उनको कोई समझा नहीं सकता था। वो तो कांग्रेस में भी ये कह रहे थे मैं कांग्रेसी बनने नहीं आ रहा, मैं तो कांग्रेस को चेंज करने के लिए आ रहा हूँ। समझ रहे हो? तो बंदा अपना एटीट्यूड ही नहीं चेंज कर सकता। क्यों नहीं चेंज कर सकता भाई? वो ईगो सेंट्रिक है। मतलब ये जो एटीट्यूड होते हैं ना, ये आपको डिफाइन करते हैं। इफ़ यू आर चेंजिंग योर एटीट्यूड, यू आर चेंजिंग योर सेल्फ। आप अपने ईगो को चेंज कर दे रहे हैं। आप अपने ईगो को ईगो, व्हाट इज ईगो? ईगो मीन्स आई। ईगो जो शब्द है ना, ईगो, EGO, इस शब्द का मतलब है आई। इसको आप चेंज नहीं कर पाते। कोई भी आपके इस आई पे चोट मारता है, आप हर्ट हो जाते हो सकता है 2-4 गालियाँ और निकाल दो, ठीक है, आप हर्ट हो जाते हो। आप अपने ईगो को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और एटीट्यूड्स आपके ईगो को डिफाइन कर रहा है, आपके आई को डिफाइन कर रहा है। व्हाट आई स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज आई, ये आई है क्या? ये रिलीजियस एटीट्यूड से आ रहा है, पॉलिटिकल एटीट्यूड से आ रहा है, हज़ार चीज़ें हैं, है ना। कोई कह दे ये आप गलत सोच रहे हो, कोई ये कह दे कि आप गलत सोच रहे हैं। क्या गलत सोच रहे हैं? आपका सोचने का तरीका गलत है। कोई कह, भाई मैं अपने एटीट्यूड से दुनिया का सेंस बना रहा हूँ, है ना। दुनिया मेरे को सेंसिबल लगती है जब मैं उस तरीके से सोचता हूँ, और किसी तरीके से मैं दुनिया का सेंस ही नहीं बना पाता। और कोई मेरे से आकर कह रहा है आप एक गलत सेंस बना रहे हो दुनिया का, लो हो गया यू हर्ट। आप समझ रहे हैं? ये आया को डिफाइन कर रहा है, आय हर्ट हो जाता है। क्या करें इस आय का? आसानी से चेंज नहीं होता, एंड्योरिंग है इसलिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं इट इज़ लर्न। भाई कहीं से तो आया है, बच्चा एटीट्यूड लेकर थोड़ी आया था। आप समझ रहे हैं? बच्चा एटीट्यूड लेकर नहीं आया था। उसको गाली दे दो, 2 दिन बाद भूल जाएगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बट वहाँ से लेकर यहाँ तक, छोटे से लेकर कोई बंदा बड़ा हो गया और उसका एटीट्यूड बन गया, ये फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है, हमें ये समझना है कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर आपको ये पता लग गया एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं, हो सकता है इसका एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़ायदा हो सकता है हम बेहतर एटीट्यूड्स बना पाए लोगों के, है ना। इसलिए तो फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड क्या है कि चलो कुछ कई सारी टेक्निक्स होती हैं हमारे पास। सबसे पहला है रोल मॉडल अप्रोच। कैसे फॉर्म हो रहा है एटीट्यूड? अब ये जो था ना रोल ऑफ पेरेंट्स, सोसाइटी वगैरह, ये ह्यूमन वैल्यूज़ का मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया आपके लिए अभी, मतलब हमें आगे करना है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सोशलाइजेशन मेरे को अभी कराना था, है ना। रोल मॉडल अप्रोच यही है कि एटीट्यूड्स फॉर्म कैसे हो रहे हैं, एकदम वैसे जैसे हमारे वैल्यू सिस्टम फॉर्म हो रहे हैं। क्या हमें बचपन से सबसे पहले टीचर्स कौन मिले हैं? हु आर आवर फर्स्ट टीचर्स, हु आर आवर फर्स्ट रोल मॉडल्स? पेरेंट्स, एंड देन पेरेंट्स के बाद टीचर्स, और फिर फ्रेंड्स, है ना। हमें लगता है यार ये क्या सही बंदा है, बचपन से लोगों की फेवरेट हो जाती हैं टीचर, है ना। वो जो करती हैं हम करते हैं,
है ना। तो क्या है कि हमने एटीट्यूड लर्न कराए है। कैसे लर्न करा है? किसी को रोल मॉडल मान लिया, ये मान लिया कि ये जो कर रहे हैं ये सही है, चलो हम भी यही करते हैं, है ना। तो ये रोल मॉडल अप्रोच हो गया, ठीक है। तो हम ये लेवल्स ऑफ एसोसिएशन, ये रोल मॉडल अप्रोच में क्या होता है, बस लेवल्स ऑफ एसोसिएशन आते हैं। कि फर्स्ट लेवल ऑफ एसोसिएशन में हम पेरेंट्स से कुछ सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल ऑफ एसोसिएशन में टीचर से कुछ सीखते हैं, है ना। फर्स्ट लेवल ऑफ एसोसिएशन हमारी फैमिली है। सेकेंड लेवल ऑफ एसोसिएशन है हमारा पीयर ग्रुप, स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है। इन थर्ड लेवल ऑफ एसोसिएशन आता है पीयर ग्रुप। कैसे बनेगा? जैसे वर्क प्लेस पे बन गया ये, है ना। दिस हैपन्स एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ठीक है। तो 3 लेवल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं जहाँ पे हम अपने रोल मॉडल्स को चूज़ करते हैं। हो सकता है आप नौकरी पे जाओ, अपने बॉस को रोल मॉडल मान लो, ठीक है। ये तो हुए रोल मॉडल अप्रोच। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या रिवार्ड एंड पनिशमेंट अप्रोच। इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग मीन्स किसी चीज़ को कंडीशन करना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल मीन्स मैंने अभी आपको बताया था एक इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच थी, है ना। इंस्ट्रूमेंटल मतलब मीन्स वाली अप्रोच, है ना। आप कुछ कर रहे हो, उससे कुछ हो रहा है, वो क्या है? वो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कैसे बना एटीट्यूड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला? जब भी आपने किसी को गाली दी, आपको थप्पड़ पड़ा, ठीक है। जब भी आपने कुछ अच्छा बोला, किसी ने अच्छा ही बोला आपको वापस, तो आपको समझ आया, आपका एटीट्यूड बन गया लेट्स नॉट बी, मतलब लेट्स नॉट बी बैड माउथेड, है ना, कि भाई बुरा ना बोलें। ये हमारा अब एटीट्यूड बन गया, है ना। ऐसे ज़्यादातर एटीट्यूड हमारे रिवॉर्ड और पनिशमेंट में से बने हैं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल एक ऐसा करते थे कि जब भी स्कूल में गए, ठीक है, कोई बंदा था जिसने जैसे ही पंखा तोड़ा सारे बच्चों ने ताली बजाई, ठीक है। एटीट्यूड बन गया, वाओ स्कूल में जाओ पंखा तोड़ो, मज़ा आता है, हर कोई वाह वाह करता है, ठीक है। तो ये क्या है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। आपको रिवॉर्ड मिला उसके लिए बार बार, ठीक है। साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड ही हो क्यों ना हो, ठीक है। सोशल वैल्यू आपकी हाई हो गई, ठीक है। सोशल वैल्यू के टर्म्स में रिवॉर्ड मिल गया मान लो, है ना, बट रिवॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बारे में आप खाली इतना लिख सकते हैं कि भले ही क्या लिखना है, मतलब रिवॉर्ड एंड कंडीशन आपको समझ आया ना, आप अपने शब्दों में ये चीज़ लिख सकते हैं, कोई पूछेगा नहीं है ना। बट ये किस सेंस में बोल रहे हैं, एक्चुअली एथिक्स एग्ज़ाम में कभी आएगा भी नहीं ऐसा, ठीक है। हम किस सेंस में बोल रहे हैं, कभी भी आपका कोई वो हो, मतलब इस टाइप का सवाल आए, मान लो स्वच्छ भारत अभियान जैसा ही कोई सवाल आए, है ना, और सवाल ये पूछ रहा हो या केस स्टडी है कि आप लोगों को कैसे चेंज करेंगे, तो हो सकता है आप एक रोल मॉडल अप्रोच पे जाओ। क्या अप्रोच? कि इलाके का कोई बड़ा नेता या सोशल रिफॉर्मर लाओ और उसके मुंह से वो बात बुलवा दो, है ना। तो लोगों का एटीट्यूड ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। फिर हो सकता है हम उनको बताएं कि भाई जब भी ये करा तो ये होगा, ये करा ये होगा, या फिर लॉज एंड नॉर्म्स ऐसे बना दें, जब भी लोगों ने कचरा बाहर डाला तो उन पे 50 रुपये का फाइन लगे,
है ना, तो कंडीशनिंग हो जाएगी, ठीक है। या तीसरी अप्रोच है परसुएशन की अप्रोच। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिकल सेंस में पढ़ रहे हैं, वरना ये साइकोलॉजी वाले पढ़ते हैं, साइकोलॉजी ऑप्शनल वाला, हमें क्या मतलब है ये सब पढ़ने का। हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इक्विप्ड हों विथ मतलब सर्टेन टूल्स। कभी आपको एथिक्स के पेपर में अपना ये एप्टीट्यूड दिखाना पड़े कि ये चीज़ अचीव करने के लिए हमें परसुएड करना पड़ेगा, परसुएशन के लिए हमारे पास ये टूल्स हैं, ठीक है। देखो क्लासिकल अप्रोच, यह रिपीटेड एक्सपोजर, repeated exposure to positive stimulus, ठीक है। ये हम मतलब ये जो क्लासिकल अप्रोच है ना, हम पेवलोव एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, PAVLOV। तो इसको पेवलोवियन अप्रोच भी बोलते हैं, ये पेवलोव्स अप्रोच भी बोलते हैं। पेवलोव्स एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट था कि उसने बहुत दिनों तक क्या करा, बेल बजाई और खाना डाला कुत्ते के लिए, बेल बजाई खाना डाला। उसने देखा जब भी खाना आता है वो कुत्ता सलाइवेट करता है, बेल बजाई खाना डाला सलाइवेट करा, बेल बजाई खाना डाला सलाइवेट करा। एक दिन वो खाना नहीं लाया, उसने सिर्फ बेल बजाई और कुत्ता फिर भी सलाइवेट करा। आप समझ रहे हैं। तो हमने क्या करा, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो ये क्लासिकल कंडीशन में लिखो कि when a person is repeatedly exposed to a positive stimulus, along with a neutral stimulus, पॉजिटिव स्टिमुलस क्या हो गया कि हमने खाना डाला, वो एक पॉजिटिव स्टिमुलस है, उसका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि भाई बंदा सलाइवेट करे, खाना आया। बट एक न्यूट्रल स्टिमुलस भी डाला, बेल बजाई, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए था, है ना। तो हमने पॉजिटिव स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ डाला, ठीक है, कॉमा आफ्टर सम टाइम the response to a neutral stimulus becomes the same as the positive stimuli, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, एक है बेल, ये इक्वेशन लिखना, ठीक है। बेल है न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, प्लस फूड पॉजिटिव स्टिमुलस, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स है ये हमारा सलाइवेट, ठीक है। एक्चुअली ये रिस्पॉन्स किसका था, पॉजिटिव स्टिमुलस का रिस्पॉन्स था सलाइवेट, ठीक है। हमने क्या कर दिया, अब ये केस 1 था, फिर केस 2 में क्या कर दिया कि हमने सिर्फ जब या और इस रिस्पॉन्स की मदद से हम कंडीशनिंग करेंगे, बार बार वो सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि सेकंड केस में आफ्टर सम टाइम होगा क्या कि जब बेल बजेगी
है ना, बंदा न्यूट्रल स्टिमुलाई को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। न्यूट्रल स्टिमुलाई से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। समझ रहे हैं हम, मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि जैसे मान लो लोग रेड लाइट को जंप ना करें, है ना, हम क्या करेंगे कि जैसे ही बंदे ने रेड लाइट जंप करी, पुलिस वाला आएगा, वहाँ हर जगह पे पुलिस वाला या कैमरा होना चाहिए कि ये चीज़ ना हो, है ना। कुछ टाइम बाद क्या होगा, अगर कैमरा हट भी गया, पुलिस वाला हट भी गया, उनकी आदत बन जाएगी, वो रेड लाइट को जंप नहीं करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलाई था, रेड लाइट को अभी लोग न्यूट्रल मान रहे हैं, न्यूट्रल स्टिमुलाई, असलियत में तो पॉजिटिव स्टिमुलाई होना चाहिए था। रेड लाइट जब भी हो रुक जाना चाहिए लोगों को, ठीक है, बट उसको न्यूट्रल स्टिमुलाई की तरह ले रहे हैं। रेड लाइट खाली एक कलर है, ऐसे ब्लिंक करती रहती है, लोग भाग जाते हैं, मानते नहीं रेड लाइट को। तो हम क्या करें, हम साथ में एक पनिशमेंट दें साथ के साथ, है ना, कुछ भी पनिशमेंट दें, रिवॉर्ड दें, जैसे भी करें। ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का ही एक्सटेंडेड अप्रोच ही है ये, है ना, बट ज़रूरी नहीं है आपको रिवॉर्ड देना ही हो या पनिशमेंट देनी हो, है ना। एनीवे, हमने ऐसा करा कि जब भी ऐसा हुआ कुछ करा ऐसा, अब क्या है, लोगों के एटीट्यूड में ये हो जाएगा कि ये ना करें, समझ रहे। ये हो गया हमारी पैवोलेव की अप्रोच। ठीक है, अब हमारा टाइम हो गया, बाकी हम एटीट्यूड करते हैं कल। ये गाड़ी आगे चल रही है ना, 5-10 मिनट में और खींच सकता था, मैंने उसको देखकर बंद कर दिया।